बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के सनतकार भी मोहसिन स्पीड के मुतारिफ निकले। साबिक सदर काठी ने मोहसिन नकवी को वज़ीर आला सिंध से बेहतर करार दे दिया। फराजुर रहमान का कहना था कि लाहौर की तरक्की देखकर मोहसिन नकवी से मिलने का शौक हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आधे घंटे में मुलाकात का वक्त दे दिया था। मकबूल बाकिर के पास सनतकारों से मिलने का टाइम ही नहीं है। मुल्क का 25% टैक्स कोरंगी से जाता है, लेकिन वज़ीर आला नहीं मिल सकते। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अशरफ खान मौजूद हैं। जो अशरफ बताएगा कि जो सिंध के सनतकार हैं वो वज़ीर आला जो पंजाब हैं मोहसिन नकवी और अपने वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को कैसे देखते हैं, उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं? जी, यहाँ पे एक बहुत अहम बात है कि जो कराची के सनतकार हैं वो परेशान है। जहाँ पे कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह का करार दिया होता है कि पूरे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह है, और ये भी कहा है कि सनतकार हमारे बच्चे शहर में महफूज नहीं है। 38% टैक्स देने के बावजूद इंडस्ट्री को बदहाल किया हुआ है। और यहाँ पे एक गैर मुल्की अगर सनतकार को लेकर आए या कोई खरीदार लेकर आए तो किसी भी इंडस्ट्री जोन में नहीं ले जा सकता है। इतना कचरा पड़ा हुआ है, सड़कें टूटी हुई है, सीवरेज का निजाम बुरा है। और यहाँ पे घर से निकलते हैं तो इंडस्ट्री आते हुए नाले का पानी बह रहा होता है, उसमें से गुजरते हुए आते हैं। इस तरह कैसे गैर मुल्की को कराची में बुलाएं, उनको इंडस्ट्री कैसे दिखाएं? और कराची देखा जाए तो कराची में 7 इंडस्ट्री जोन हैं और कराची की मजमूई बरामदात है उसमें 60% हिस्सा जो है वो देता है। और कराची जो है रेवेन्यू में भी कहा जाता है कि जो महासिल है टोटल उसमें भी 60% हिस्सा देता है। इसके बावजूद कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और यहाँ पे जो साबिक सदर काठी हैं जो फराजुर रहमान, उन्होंने यहाँ पे वो लाहौर का मिसाल दी कि जो मोहसिन स्पीड का कहा है कि वहां से जिस तरीके से काम हो रहा है, जो अपने दौर में उन्होंने जो अंडर पासेज बनाए, सारे काम किए, वो कहीं वो मिसाल नहीं मिलती है। और कहा कि जब वो लाहौर गए तो लाहौर जाके उन्होंने मिलने का इरादा किया तो उनको कॉल की तो आधे घंटे में वक्त मिल गया। और कहा है कि यहाँ पे सिंध के निगरान वज़ीर आला सिंध जो है उनको 4 बार खत लिखा एज अ सदर, और यहाँ पे उसके बावजूद अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है, ना ही उन्होंने वक्त दिया। और यहाँ कराची की जो मसाइल हैं, स्ट्रीट क्राइम के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, साफ सुथराई के मसाइल हैं, उस पर कोई आंख नहीं देता है, ना कोई वक्त देता है। लेकिन इसके बावजूद जब हम वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई है, उनसे मिलने का शौक हुआ था, तो वहाँ फौरी तौर पर उनसे मुलाकात हुई। उनका जो काम देखकर उनको उनकी तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मदद दरकार हो तो हमें कहा जाए। मैं भी यहाँ कराची के जो मसाइल हैं उनको हल करने में जो ऑफर होगी हम देंगे। वहाँ पे ये भी बताया कि वहाँ जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको भी सपोर्ट करने का कहा था कि कराची में अगर उसकी जरूरत होगी तो सिंध गवर्नमेंट को उसकी सपोर्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे पहले भी वो आए थे मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर पंजाब, उन्होंने कहा भी था यहाँ पे सिंध को अगर जरूरत है तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी आकर उनको सपोर्ट दे सकती है, ये भी ऑफर की थी। लेकिन इसके बावजूद कराची की जो सूरत हाल देखें, चाहे ताजिर हो, सनतकार हो, कराची सबसे बड़ा माशी हब कहलाता है। 7 इंडस्ट्री जोन हैं, सबसे ज्यादा ताजिर बरादरी यहाँ पे है और यहाँ पे सबसे ज्यादा दुकानें, सबसे ज्यादा एसोसिएशन है। और उसके बावजूद यहाँ पे अगर आप देखें तबाही के ये सूरत हाल है कि कराची में जब आग लगती है तो वो परेशान हो जाते हैं। फायर ब्रिगेड की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। बाकी दीगर सूरत हाल देखें, जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का देखें, पानी यहाँ नहीं मिलता है। जी अशरफ खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमारे नुमाइंदे काविश मेमन ने हमें ज्वाइन किया है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी काविश, बताएगा कि सनतकारों के क्या मुतालबात हैं सिंध हुकूमत से जो कि वो पूरे करने में नाकाम रही है और उन्होंने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को उन पर अपने वज़ीर आला पर तरजीह दी है? बिल्कुल, लेकिन जितना बड़ा शहर है उतना ही ज़्यादा मसाइल हैं। हम देखते हैं कि टारगेट किलिंग के साथ साथ शहर में जो तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और सवाल से काफ़ी तशवीश पाई जाती है। और मुस्तकिल इस हवाले से जो सनतकार है वो आवाज़ उठाते हुए दिखाई दिए। हम स्मॉल ट्रेडर्स हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो, हर कोई इस मसले से दो चार है। और ख़ास तौर पर जो सनतकार है वो तो कहते हैं कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं या बायर्स आते हैं जब इंडस्ट्री में, तो उनको किस मुंह से फिर यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि जब वो जिस भी शाहरा से गुजरते हैं वहाँ पर जो है वो तबाही का रोना रोती भी दिखाई देती है। तो ये तमाम कंसर्न है जिसके हवाले से कहा कि मिसाल दी, लाहौर की एग्जाम्पल दी कि जब मैं लाहौर गया, साबिक सदर काठी फराजुर रहमान ने कहा, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर था, वहाँ की सड़कें भी साफ सुथरी थी बनिस्बत कराची के। तो उन्होंने यही कहा कि मुलाकात की ख्वाहिश हुई वज़ीर आला से पंजाब मोहसिन नकवी से, उनसे मुलाकात भी हुई, फौरी तौर पर मुलाकात का वक्त भी मिल गया। लेकिन बदकिस्मत सिंध में ये सूरत हाल है कि यहाँ पर जो निगरान वज़ीर आला के हवाले से कंसर्न जाहिर किए गए कि उनसे मुलाकात के लिए उनको खत दिया गया, लेकिन फौरी तौर पर ना कोई जवाब आया, ना कोई
اس حوالے سے جو ہے وہ ان سے ملاقات ہو پائی ہے. تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر کوئی ایسا کمیٹی بنائی جائے یا اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے تاکہ جو شہر کے مسائل ہیں اس کو فوری طور پہ حل کیا جائے, جس میں انفراسٹرکچر بنیادی اہم جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہر میں اچانک ہم دیکھیں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, خاص طور پر تاجر برادری کو نشانہ پر رکھی ہے. شہر میں 5 تاجروں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا, جس میں عالم ٹمبر دیکھا جائے جس میں شہزاد جعفرانی کو قتل کیا گیا. تو ایک بار پھر ہم یہ دیکھیں کہ یہ واقعات دکھائی دینا ہے. اس حوالے سے جو تاجر برادری ہے یا صنعتکار ہے وہ کافی زیادہ تشویش میں مبتلا ہے. ایک جانب دیکھتے ہیں کہ مہنگی بجلی, گیس اور ڈالر کے حوالے سے صنعتکاروں میں کافی تشویش ہے, انڈسٹری کے لیے مشکلات ہے. تو وہیں اب جو دوسرے مسائل ان جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے صنعت کاروں کو. کاوش میمن یہ بھی بتائے گا کہ کراچی اور لاہور کے انفراسٹرکچر میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ دیکھیں بالکل, ہم جب صنعت کاروں یا بزنس کمیونٹی کے کال سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں اگر صفائی ستھرائی کی بات کر لی جائے تو کوئی ایسا مربوط نظام یہاں پر موجود نہیں ہے. اس سے پہلے سالڈ ویسٹ کا عملہ تو یہاں پر تعینات ہے, لیکن ہم اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ شہر میں جا بجا میں کچرے کے انبار دکھائی دیتے ہیں. اس وقت لاہور میں ہم دیکھیں وہاں جو انتظامیہ ہے وہ پورا ڈال میں کام کرتی ہے. وہاں پر ہمیں بارش کے ہو جاتے ہیں, یہاں میں سڑکوں پر جگہ جگہ ہے پانی نظر آتا ہے, وہاں ہو جاتا ہے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. بعض ایسے علاقے ہیں وہاں پر تو کئی دن لگ جاتے ہیں کہ وہاں تک وہ عملہ نہیں پہنچ پاتا اور نہ وہاں پانی کی نکاسی ہو پاتی. تو یہ قدر بہتر ہے اگر ہم نسبتاً دیکھا جائے لاہور میں یا پنجاب کے باقی اضلاع میں تو وہاں کی کافی بہتر ہے. اگر انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو وہاں دیکھا ماضی میں جو حکومت ہے کہ نون لیگ کے کاروبار میں وہاں انفراسٹرکچر بہت زیادہ فوکس کیا گیا. موٹر ویز بنائے گئے, عوام کو سہولیات دی گئی, ریڈ لائن ہو یا اور جو دیگر بچوں کے پروجیکٹ وہاں پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا. کراچی یا سندھ کی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کے عوام کے حوالے سے شکوا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کراچی کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یہاں پر ہم دیکھنے کے صنعتکار وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو لاورسوں کی طرح چھوڑ دیا گیا. اور جب الیکشن آتے ہیں تو تمام سیاسی جماعتیں جو ایکٹیو بھی ہو جاتی ہیں اور وہ ایک ایک کر کے آتی ہیں کہ ہاں ہم آتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے الیکشن کا وقت قریب آ گیا, آپ سب کے انتخابات میں پولنگ ہونی ہے. بزنس کمیٹی کے پاس پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ان کو بزنس کمیٹی کے پاس جانا پڑ رہا ہے اور ان کو آفر دی جا رہی ہے کہ آپ ہماری جو ہے پارٹی سے آ کے سلیکشن ہو رہا ہے. اور دیکھا کے بعد جو تاجر ہیں ٹکٹ کو ایکسیپٹ بھی کیا اور کوئی پیپلز پارٹی تو کوئی طریقے لبیک کے انتخابی نشان پر جو الیکشن لڑ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا جو تاجر برادری ہے وہ یہ الیکشن لڑتی ہے تو کیا تاجر خود ہی اپنے مسائل کے لیے انتہائی عام ڈیولپمنٹ اب سامنے آئی ہے کہ الیکشن میں جو ہے وہ تاجر برادری مد مقابل ہوگی جو سیاست دان ہیں ان کے. تو یقیناً پولیٹیکل پارٹیز نے بھی یہ سمجھا ہے اس تمام جو صورتحال ہے اس کو غور کرنے کے بعد کہ لوگوں میں تشویش تو ہے, لوگوں میں کنسرنس تو ہے, تو اس کو دور کس طرح کیا گیا. تو شاید اسی طریقے سے کیا گیا کہ جو بزنس کمیٹی میں جو آگے کی شخصیات ہیں ان کو آگے لایا گیا. جیسے شبیر ٹوپلانی وہ کافی ایکٹیو میں کراچی کی جو تاجر تنظیم ہے اس میں عثمان ہے, فیضان راوت ہے. تو یہ جو آگے کی شخصیات ہیں ان کو پارٹیز نے آفر کی, انہوں نے اس آفر کو قبول کیا. وہ اپنے الیکشن میں سب لیں گے, دیکھنا ہے کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں. اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو کیا وہ کراچی کے جو عوام ہیں ان کی امیدوں کا پورا اتر سکتے ہیں اور کراچی کی تاجر برادری کی جو کنسرنس پائے جاتے ہیں وہ پھر ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, ٹوٹی پھوٹی پر پانی کے جو مسائل ہے اس حوالے سے, تو یہ بہت بڑا نئی ڈیولپمنٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے صنعت کاروں کو تحفظات ہیں اپنے وزیر اعلیٰ سے, جس پر انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو ترجیح دی ہے. ہمارے ساتھ کاوش میمن اور اشرف خان موجود تھے جو تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا سلسلہ جاری ہے. 100 انڈیکس میں 2200 سے زائد پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے. 100 انڈیکس 59,000 کی سطح پر آ گیا ہے. سٹاک کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے. جی بسیم, بتائیے گا.
بالکل آج ہم نے دیکھا ہے کہ جب 3 دن کی چھٹی کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز ہوا تو کاروبار کے آغاز سے ہی جو ہے وہ مندی کے بادل چھا گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ابتدا میں جو ہے وہ 1500 پوائنٹس کی کمی تک واقع ہوئی اور اس کے بعد جو 100 انڈیکس ہیں جو 61,000 کی سطح بھی جو ہے برقرار نہیں رہ سکا اور 60,000 کی سطح تک آیا. اس کے بعد کسی حد تک ہم نے ریکوری دیکھی لیکن ریکوری کے بعد پھر ہم نے دوبارہ سے جو ہے ایک بار پھر شیئرز کی فروخت میں تیزی دیکھی اور دوبارہ سے مندی کے بادل جو ہے وہ گہرے ہوتے چلے گئے. اس کے بعد 100 انڈیکس جو ہے وہ 60,000 کی سطح بھی برقرار نہیں رکھ سکا اور تقریباً 59,000 کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 100 انڈیکس میں اس وقت جو ہے وہ 2609 پوائنٹس کی کمی ہو چکی ہے. 2609 پوائنٹس کی کمی کے بعد اب 100 انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 5,995 کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. شدید مندی کے بادل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار کی صورتحال جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سرمایہ کار محمد امین صاحب. کیا صورتحال رہی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہم نے ریکارڈ بھی دیکھے، ریکارڈ پہ ریکارڈ دیکھے اور بلند ترین سطح پر بھی دیکھے، لیکن آج اسٹاک مارکیٹ مزید اسی تیزی سے جو ہے وہ تنزلی کی طرف آ رہی ہے. کیا وجوہات ہیں اور آج کی کیا صورتحال رہی؟ دیکھیں مارکیٹ کا جو ایک ٹیمپو جو ٹوٹ گیا تھا تیزی کا وہ مندی کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا. اب یہ کہ مندی میں بھی مندی ہوتی ہے، تیزی میں تیزی ہوتی ہے، مگر یہ کہ اس وقت جو مین ہے پولیٹیکل حالات ہے جو الیکشن کے جو چل رہے ہیں اس میں مختلف پارٹیوں کے جو تنازعات ہیں وہ اگر حل ہو جاتے ہیں تو مارکیٹ دوبارہ صحیح ہو جائے گی اور اچھی تیزی ہو جائے گی. اس وقت یہ ایک کلوزنگ بھی ہے دسمبر کی، اس کے حساب سے بھی ہے جو فیوچر کانٹیکٹ ہے اس کا بھی آخری دن ہے، تو ان میں سرمایہ کاروں کو اپنی پوزیشن اسکوائر کرنی ہوتی ہے. اور جو مارکیٹ بیچ میں ڈاؤن ہوئی تھی تو اس سے سرمایہ کاروں کو کافی لاس ہو رہا تھا، وہ اپنی پوزیشن اسکوائر نہیں کر رہے تھے. تو اب ان کی پوزیشن اسکوائر ہوگی تو اس میں ہوتا ہے کہ ان کے لاس زیادہ ہو جاتے ہیں تو دوسرے ادر جو شیئر ہے وہ بیچنے پڑتے ہیں اپنے لاس کور کرنے کے لیے. تو اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ مارکیٹ میں پینڈنگ ہو جاتی ہے. ویسے بھی کتنی دفعہ یہ کہ فیوچر کانٹیکٹ کے اندر جو کام نہ کریں، اگر جو کام کرتے ہیں وہ کیش پہ کریں، وہ ڈیلیڈ بھی لوگ کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر پینڈنگ آ جاتی ہے. ان کے ڈیلیڈ بھی گر جاتی ہے اور فیوچر کانٹیکٹ بھی گر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ خلا پیدا ہو گیا. بہرحال کہ اس وقت تو 59 کا بھی جو بیرل لگتا ہے اگر مارکیٹ سکسیس کرے گی تو کچھ ریکوری ہوگی، مگر لگ نہیں رہا کہ ابھی مارکیٹ رکے گی. 1-2 دن رہے گی، اس کے بعد انشاءاللہ مارکیٹ صحیح ہو جائے گی. امین صاحب یہ بتائیں گے کہ 59,000 کی سطح پر آئی ہے تو تیزی سے جو مندی کی صورتحال دیکھی ہم نے 100 انڈیکس میں تیزی سے جو ہے وہ گراوٹ کی صورتحال دیکھنے میں آئی. تو اس حوالے سے جو چھوٹے سرمایہ کار ہیں وہ کتنے فکر مند نظر آئے، وہ کتنے پریشان نظر آئے؟ دیکھیں اب جو فیڈیبلی ڈیٹا جو نیشنل کلیئرنگ کا ہوتا ہے اس کے حساب سے چھوٹے لوگ ایگزٹ ہو چکے تھے مارکیٹ کے اندر. بڑی آئٹم میں چھوٹی آئٹم میں پینڈنگ آئٹم جو 10 روپے کے اندر کام ہوتی ہے اس میں لوگ چھوٹے لوگ گھسے ہوئے تھے. بڑے لوگ تو زیادہ ہمارے فنڈ ممبر بروکر وغیرہ انڈیویجول تقریباً سیل کر کے چکے تھے. فورنر بائنگ تھی جو جسے فورنر بائنگ مارکیٹ میں اسٹارٹ ہوئی تو ایک نئی تیزی کی ریلی بنی تھی، مگر یہ پولیٹیکل حالات کے حساب سے ریلی برقرار نہیں رہی. اب یہ کہ مارکیٹ کے اندر زیادہ جو پینڈنگ والے شیئر موجود نہیں ہے، جیسے کوئی اچھی خبر آئے گی تو مارکیٹ دوبارہ ریکور کر لے گی. اچھا آنے والے سال میں آپ کیا ایکسپیکٹیشن لگائے ہوئے ہیں؟ جنوری کا سال جنوری آئے گا اور اگلے سال کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جنوری میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کی؟ ابھی تک الیکشن تو مارکیٹ تھوڑا ڈسٹرب رہے گی، اپ ڈاؤن چلتا رہے گا. اس کے بعد الیکشن کے بعد اگر کوئی بھی پارٹی واضح اکثریت لے لی تو پھر مارکیٹ چل جائے گی. جی یہ تھے محمد امین جنہوں نے صورتحال سے آگاہ کیا. ان کا کہنا ہے کہ ایک تو سال وسیم افتخار ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ضلع شرقی میں بھی کاغذاتی نامزدگی فارموں کی جانچ پڑتال جاری ہے. اب تک 8 امیدواروں کے کاغذاتی نامزدگی منظور ہو چکے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے جنید جاوید سے. دیکھیں جی ضلع شرقی میں اگر بات کی جائے تو تقریباً 4 NA اور 9 PS لگتے ہیں اور اس وقت جو ہے ابھی آج دوسرا روز ہے، اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. مختلف نمائندے جو ہے یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اپنے کاغذات کی مکمل جانچ پڑتال جو ہے وہ یہاں پر کروا رہے ہیں. تاہم اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے جو ہے یہاں پر پہنچ رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک آزاد امیدوار موجود ہیں جن کا تعلق PS 105 سے ہے اور انہوں نے بھی اپنے کاغذات PS 105 سے کروائے تھے. ہم سے جانتے ہیں. الحمدللہ PS 105 سے میں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات جمع کروائے. آج اسکروٹنی کا عمل مکمل ہو چکا ہے. آپ نے بات کی کہ سعید غنی جیسے اور مولانا مروت جیسے بڑے سیاستدان تو نو ڈاؤٹ بڑے سیاستدان ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں وہ ڈیفنس جا چکے ہیں، ان کی پروموشن ہو گئی ہے. اب وہ علاقائی مسائل سے ہٹ کر صوبائی مسائل کی طرف آ چکے ہیں، تو اب ان کے پاس علاقے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ کے اپنے PS کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، پچھلے 5 سالوں کے اندر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا علاقے کی بہتری کے لیے. انفراسٹرکچر کے حوالے سے اگر کیا ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، نوکریوں کے لیے کیا ہوتا تو ہم یہاں نہ ہوتے، اسکول تعلیم کے لیے کیا ہوتا تو آج ہم آپ کے سامنے یہاں میدان عمل میں نہ آتے. تو آنے کی وجہ یہی ہے کہ اب یہ
लैंड क्रूज़र और फॉर्च्यूनर पे चले गए हैं, तो इनको नहीं मालूम कि सड़कों पे गड्ढे कहाँ कहाँ आते हैं, कहाँ नहीं आते। जी बिल्कुल, अब हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो अब मैदान में उतर आए हैं। अगर बात की जाए मुख्तलिफ सियासी जमातों की, तो अब तक जो है यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी इरफान मरवत आ चुके हैं और पीपल्स पार्टी के सईद गनी भी आ चुके हैं, जबकि MQM के जो अरशद वोरा हैं वो परसों यहाँ पर आएंगे। उनकी परसों तारीख है, परसों वो यहाँ पर आकर जो है अपने कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल करवाएंगे। जी, मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद डॉक्टर नूर मोहम्मद कुरैशी कहते हैं PS 101 के तमाम इलाके पसमानदा हैं। बरसों से हुक्मरान जमातों ने कराची को कुछ नहीं दिया, मौका मिला तो हल्के का नक्शा बदल देंगे। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 के दूसरे मरहले में जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे उम्मीदवारों की जानिब से, उसके स्क्रूटनी का अमल का आज दूसरा रोज़ है। डॉक्टर नूर मोहम्मद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सूबाई असम्बली के नून लीग के प्लेटफॉर्म से उम्मीदवार हैं, इनसे बात करते हैं। इनके कागजात की स्क्रूटनी हुई है। फरमाइएगा सर, अब तक की जो स्क्रूटनी का अमल रहा और कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल रहा, उससे किस हद तक मुतमईन है आप? नहीं माशाल्लाह, ये PS 1 के जितने भी रिटर्न RO हैं, जो भी स्टाफ है, इन्होंने बड़ा तावन किया, बड़ा कॉपरेट किया हम लोगों से, और कोई बदमज़गी नहीं है, कोई हल्ला बुल्ला गुल्ले नहीं है यहाँ पे। और आज भी हम आए हैं और बड़े आसान तरीके से हमारे से कागजात चेक किए हैं और हमें उन्होंने ओके किया है। अच्छा, सूबाई असम्बली के हल्का PS 121 में कौन कौन से इलाके शामिल होते हैं और वहाँ बुनियादी मसाइल क्या हैं? और ये भी साथ में बताइएगा कि क्या नून लीग की जानिब से हतमी तौर पर जो है वो टिकट जारी कर दिया गया आपको? PS 121 के जितने भी इलाके हैं ये सब पसमानदा हैं। यहाँ पे ना पानी ना बिजली कोई चीज़ नहीं है, और गैस अगर है तो बिल दे रहे हैं लोग, गैस नहीं है। बाकी ना सड़कें ना गलियाँ ना रोड। और यहाँ जितने भी मुंतखब होकर आए हैं, जितने भी इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक़ हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे उम्मीद है कि टिकट मुझे मिलेगा और इंशाअल्लाह हम इन मसाइल पे काम करेंगे, और जो अवामी मसाइल हैं इस पर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कितनी इलाके की बिरादरियाँ और मुख्तलिफ तबके के लोग हैं जो आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं मैदान? जी, हमारे इलाके में माशाल्लाह सिंधी भी हैं और पठान भी हैं, हज़ारी भी हैं, लेकिन हमारी ज़्यादातर कम्युनिटी जो है वो उर्दू फैमिलीज़ पर है। और इंशाअल्लाह ताला उर्दू से तो हमें मिलेगा, और बाकी जितनी कम्युनिटी हैं उसमें मेरे अपने ताल्लुकात हैं, कंटेक्ट हैं, राब्ते हैं, सब लोगों से मेरे दोस्ताना है, और इंशाअल्लाह वहाँ से हमें बहुत अच्छा वोट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, PS 121 से ये इलेक्शन में नून लीग के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं, और इनका कहना ये है कि इलाके में इनकी वर्थ और जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा है, और पुरुमीद हैं कि नून लीग इनको जो है पार्टी का टिकट जो है वो जारी कर देगी। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने से इनकार करके उम्मीदवारों को दिसंबर की 30 तारीख दे दी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान और नवाज लीग के मखसूस नशिस्तों पर 15 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदा आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके जो अक़लियती और ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर जितने उम्मीदवार नामज़द किए गए हैं, उनके कागजात जो है मंजूर करने या मुस्तरद करने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। और जो भी उम्मीदवार यहाँ पर पहुँचे थे उनको कहा गया कि उनके लिए 30 दिसंबर की तारीख मुकर की गई है, जब तक इनकी पार्टी के हवाले से वाज़ेह कोई फैसला आया अदालत का, जिसके बाद में उनके कागजात की जाँच पड़ताल की जाएगी। लेकिन उन सबको यहाँ से वापस जाना पड़ा और इलेक्शन कमीशन ने उनको साफ इनकार कर दिया कि उनके कागजात की जाँच पड़ताल नहीं की जाएगी जब तक कोई फैसला जो है अदालत की जानिब से नहीं दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को आगाह नहीं किया जाए। जिसके बाद ख़ास तौर पर ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों पर जितने उम्मीदवार यहाँ पर पहुँचे थे उनको वापस रवाना कर दिया। लेकिन दीगर जो सियासी जमायतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM पाकिस्तान है और मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली की जो मखसूस नशस्तों के लिए ख़वातीन हैं जिन्हें कागजात मंजूर किए गए हैं, उनमें मेहताब अकबर राशिदी, शर्मिला फारूकी और नाज बलोच शामिल हैं। जबकि MQM पाकिस्तान की भी 3 ख़वातीन के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं, जिसमें राना अंसार नकवी हैं, सबीन गौरी हैं, सूफिया सईद हैं, इनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में मखसूस नशस्त के लिए नामजद है शाहिना शेर अली, उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। जबकि इसके अलावा
अकलतों की मखसूस नशस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQ पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, जिसमें MQ पाकिस्तान के संजय पैरवानी और मंगला शर्मा के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राना हमीर सिंह सोडो, डॉक्टर खट्टूमल जीवन, सुरेंद्र वलासाई और एडवोकेट पुंजोमल भील के भी कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। इसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज के सिंध असेंबली के लिए मखसूस नशस्त पर नामजद उम्मीदवार हैं महेश कुमार, इनके भी कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। अब जो है जांच पड़ताल का वक्त अभी मौजूद है, 5 बजे तक जांच पड़ताल का अमल जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं है, लेकिन वक्त जो सुबह 9 बजे से 5 बजे का दिया गया है। 5 बजे तक जांच पड़ताल का अमल जारी रहेगा। आज जो सुबह ताखीर से जो है जांच पड़ताल का अमल शुरू हुआ। उम्मीदवार तो मुकर्रर वक्त पर सुबह 9 बजे पहुंच चुके थे, लेकिन जांच पड़ताल का अमल 11 बजे के बाद से शुरू हुआ, जिसके बाद कई ऐसे उम्मीदवार थे उनको सख्त परेशानी का भी सामना करना पड़ा, जिनको वक्त पर बुलाया गया था, लेकिन उनके कागजात की जाँच पड़ताल जो है वक्त पर नहीं की गई। जी आज़ाद नूरियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ज़िला जनूबी में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। 2 रोज़ में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 15 से ज़ायद कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शुएब। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है। आज जो है वो दूसरा रोज़ है। अगर कराची में कागजात नामजदगी की बात की जाए तो 1500 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कराची के 7 अजला में जो है अपने कागजात नामजदगी मुख्तलिफ हलकों से जो है वो जमा करवाए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जनूबी में, जहाँ पर कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद जो है 3 है, जिसमें NA 239, NA 240 और NA 241 शामिल है, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद यहाँ पर 5 है, जिसमें PS 106, PS 107, PS 108, PS 109 और PS 110 शामिल हैं। सुबह से जो है वो उम्मीदवार आ रहे हैं, अपने कागजात नामजदगी जो है जमा करा रहे हैं। आज NA 239 पर जो है PTI की जानिब से खुर्रम शेर ज़मान के वकील जो है वो पेश हुए थे उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए, जबकि मिर्ज़ा इख्तियार बेग भी जो है NA 239 से अपने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए जो है वो कमिश्नर ऑफिस तशरीफ़ लाए थे। ताहम दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल तो की गई है, लेकिन मंजूर नहीं किए गए हैं। अगर ज़िला जनूबी की बात की जाए तो ज़िला जनूबी पीपल्स पार्टी का अहम तरीन गढ़ भी तस्वुर किया जाता है। माजी में पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ज़िला जनूबी से इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया था। ताहम इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के किसी बड़े उम्मीदवार की जानिब से ज़िला जनूबी से जो है हिस्सा नहीं लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो वक्त मुकर्रर किया गया है स्क्रूटनी का, वो सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक है। इस वक्त यहाँ पर उम्मीदवार आ रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी की जो है मुख्तलिफ हलकों के आरोप से जांच पड़ताल करवा रहे हैं। जी आपको बताएं कि निगरान सिंध हुकूमत ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी के मौके पर कल आम तातील का ऐलान कर दिया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नहरियो से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, एशिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म प्रवासी बयान की शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी कल इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस हवाले से निगरान सिंध सरकार ने कल जो है सुबह भर में आम तहसील का ऐलान कर दिया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कल तमाम सरकारी नहीं सरकारी इदारे बंद रहेंगे। बलदियाती काउंसिल में भी आम तहसील होगी। इसके अलावा तमाम जो सरकारी अथॉरिटीज हैं उनमें भी आम तहसील का ऐलान कर दिया गया है। कल जो तमाम तलीमी इदारे भी बंद रखे जाएंगे। जी आज़ाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ज़िला वस्ती में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। मज़ीद जानेंगे अक्सर शाहिद से। बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हूँ और जो 5 दिन जो कागजात नामजदगी का सिलसिला चला था, अब जो है वो इसकी स्क्रूटनी का आज दूसरा रोज़ है। दूसरे रोज़ में जो है वो अब तक कुछ ही उम्मीदवार की जो है वो स्क्रूटनी यहाँ पर मंजूर हुई है, जैसे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैज़ान रावत हैं, MKM के अरशद वोहरा हैं और तमाम उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी स्क्रूटनी का जो उनको वक्त दिया गया था। बेसिकली इस तरह से होता है कि जिस दिन जो है वो कागजात नामजदगी उम्मीदवार जमा कराने आते हैं, उसी दिन जो है वो उन्हें उनका वक्त और स्लॉट दे दिया जाता है कि किस दिन जो है वो उनकी स्क्रूटनी
स्क्रूटनी होगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी आ रहे हैं और जो मुख्तलिफ सियासी जमात के उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जो 13 नशिस्तें निकलती हैं उसमें कुल मिला के 502 फॉर्म जो है वो जमा हुए थे, जिनकी स्क्रूटनी का सिलसिला चल रहा है। आज जो है वो दूसरा दिन है। मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं उनका भी जैसे जैसे वक्त आएगा तो यहाँ पर जाँच पड़ताल करवाने आएंगे। आज के रोज़ हम ये देख रहे हैं कि कोई ऐसी अहम शख्सियत जो है वो यहाँ पर कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के लिए जो है वो अब तक नहीं आई है। जी, कराची में गैस के मसाइल संगीन की माड़ी पाचा खान रोड के तरफ गैस की अदम फराहमी के बायस होटल मालिकान लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हो गए। कहते हैं बिलों की अदायगी के बावजूद गैस नहीं आती। मज़ीद जानेंगे आयमा खान से। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान जो है वो बढ़ने लगा है। शहर में गैस जो है वो नायाब है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं किमाड़ी का इलाका है, बाचा खान रोड। यहाँ पे जो है वो होटलों पे भी जो खाना है वो लकड़ियों पे बनने लगा है। होटल मालिक का हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते। बताइएगा, गैस नहीं आती, आप लोग लकड़ियों पर खाना बना रहे हैं, आप लोगों को क्या मुश्किलात होती है? हमारे भी बहुत मुश्किलात होती है, गैस नहीं है हमारे पास। ठीक है, लकड़ियों पर काम करते हैं। काफ़ी लोग वो कहते हैं कि यार गैस से बनाओ, गैस का वो कहते हैं गैस है नहीं तो कहाँ से करें, बिल वगैरह ज़्यादा आता है। तो हमने भी गैस नहीं, अभी लकड़ियों पे काम करते हैं। तो आप बताइएगा, लकड़ियों पे खाना बनाते हैं तो कितनी मुश्किलात होती है? धुआं उठता होगा तो उसकी वजह से आप लोगों को सांस लेने में मसला होता होगा, क्या मुश्किलात होती है? बहुत मुश्किलात होते हैं, धुआं होता है, आंखों में लग जाता है वो बहुत ज़्यादा धुआं कर रहे हैं। दुकान सारा काला हो गया, गैस इधर कौन लगाते नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, गैस ना होने की वजह से गांव का मंजर पेश करने लगा है ये इलाका। यहाँ पे होटल पे भी जो है वो लकड़ियों पर खाना बन रहा है। इलाका मकीन जो है वो खास से परेशान है। इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया से यही अपील है कि जल्द से जल्द इनके इलाके में गैस की बिला तातुल फरहमी को यकीनी बनाया जाए। जी, ऑल कराची ताजर इत्तेहाद का बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। अतीक मीर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे काविश मेमन से। बिल्कुल, देखें, ताजिर बरादरी का कहना है कि साल 2023 भी माशी और तिजारती हवाले से मुश्किल तरीन साल रहा। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं अतीक मीर, उनसे बात करते हैं। कारोबार 70% से ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार रहा। अक्सर यूनिट्स बंद हो गए, कारोबार तबाह हो गए। किसी ने भी ऐसे कोई इक़दाम नहीं किए, खुसूसन निगरान हुकूमत ने, कि जिसमें मईशत की बेहतरी का कोई इक़दाम होता। बिजली की कीमतों को उस हद तक पहुंचा दिया कि कारोबार करना मुश्किल हो गया। सनतकार बदहवास हो गए, सरमायाकारों का हौसला टूट गया। ताजिर वो शदीद मुश्किलात का शिकार हुए। तो मैं देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त के बारे में हौसला नहीं है, मायूसी है। ये जो सबसे गैर यकीनी सूरत हाल, सबसे बदतरीन ये चीज़ होती है। लिहाजा इस वक्त भी अनएम्प्लॉयमेंट का सिलसिला जारी है। 2023 मैं समझता हूँ कि मुआशी ज़बूहाली, कारोबारी अबतरी और सनती तबाही का एक ऐसा साल है जो अगर अगले साल भी ये जारी रहता है तो पाकिस्तान की मैशत का मुस्तक़बिल तारीख तर हो जाएगा। देखिए, सनत तिजारत को चलाने के लिए तवानाई एक अहम फैक्टर है जिसे नज़रअंदाज किया गया। 60-65 रुपए का यूनिट हो जाए, गैस की कीमत 250% बढ़ जाए, उसके बाद तेल की कीमत भी हद से ज़्यादा हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि क्या कारोबार होगा उस मुल्क में। आम आदमी की सूरत हाल उसके नतीजे में इस हद तक बदतर रही कि 2023 में हर शख्स, हर गरीब और मुतवस्सित तबके का शख्स सुबह उठ के यही सोचता है, उस घराने में यही सोच होती है कि आज क्या पकाया जाए, क्या खाया जाए। सवाल से जो आदाद और शुमार बताए जा रहे हैं वो कहा जा रहा है कि 70% जो है वो कारोबार मुतासिर हुआ है और इस हवाले से जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं उन पर भी गौर किया गया है। जी, सिंध हाई कोर्ट में एमडी कैट का पेपर लीक होने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मुमताज़ जमाली से। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। एमडी कैट का पेपर लीक होने और एक मरतबा फिर दोबारा दरख्वास्त, जो दोबारा टेस्ट कराने से मुतल्लिक जो तलबा की दरख्वास्त थी वो आज अदालत ने मुस्तरद कर दी है। तलबा के वालिदैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, तलबा भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तलबा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि अब तो अदालत ने जो है दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, आप बताएं कि आपके बच्चों ने कितनी मेहनत की हुई है, अब आपका क्या मुस्तकबिल का लायामल होगा? मेरी बेटी थी जिसने 10 दिन रात मेहनत की थी, 10 महीना 12 महीना बहुत मेहनत की। 10-12 घंटा दिन में, 10-12 घंटा रात में वो मेहनत करती थी, 1 घंटा भी नहीं सोती थी। अभी उसके आंखों में आंसू है,
اسے میرٹ کی لتاڑ ہوئی ہے. جس بچے نے بہت محنت کی ہے اس سے بہت زیادتی ہوئی ہے, بہت ظلم ہوا ہے. یہ مافیا والوں نے ظلم کیا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں جی اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں ایک طلباء بھی موجود ہیں. جی آپ کا کیا موقف ہے؟ میں دن میں 16 گھنٹے پڑھتا ہوں. ہم 3 بھائی ہیں, ہم دن میں 15 سے 16 گھنٹے پڑھتے ہیں. کیا ہوگا ہمارا؟ کچھ نہیں. آج یہ بھی ایسے ہیں, ہم بھی ایسے ہی بنیں گے. بالکل. درخواست گزار جو طلباء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دن رات محنت کی ہے, گھنٹوں جو ہے ہم نے پڑھائی کی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے پیسوں سے پیپر خریدے تھے. لہٰذا عدالت نے طلباء کی یہ درخواست جو ہے یہاں سے مسترد کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حتمی فیصلہ کیا آتا ہے اور عدالت اپنے حتمی فیصلے میں کن وجوہات کی بنا پر ان کی درخواست مسترد بتا دی ہے.